नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम IEIFS हमारा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा जो जरूरी टॉपिक्स है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं उनसे एमसीक्यूज बनाए जाते हैं और उनको ही हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। 9 क्लासेस हो चुके हैं, ये 10th क्लास है, इसमें भी हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग तैयार हो इनको आंसर करने के लिए। तो पिछले सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, money supply data are recorded and published by dash on a fortnightly basis। ठीक है, तो मनी सप्लाई डेटा जो होता है वो किस तरीके से रिकॉर्ड होता है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, वो पूछा जा रहा है। तो मनी सप्लाई ये टर्म अगर आप देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा, यहां पर मनी सप्लाई एक्चुअली किसका मैंडेट है, किसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो मनी सप्लाई गवर्नमेंट के कहने पर जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो डेटा है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी सेंट्रल बैंक के द्वारा कोलेक्ट की जाएगी एंड पब्लिश की जाएगी। इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी। आई होप ये चीज क्लियर है। इस सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन को आप देख रहे हैं आपके सामने। यहां पर ये क्वेश्चन जो थियरीज ऑफ इंटरेस्ट हमारा चैप्टर है उससे है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है, बट देन उसके कॉन्सेप्ट्स अगर आप अच्छे से समझ गए और आगे जो है उस पर बिल्ड होते जाता है चैप्टर पूरी तरीके से, तो कई सारी जो थियरीज हैं उनको आपको समझना होगा अच्छे से और उसके बेसिस पर आप आराम से इनको जो है आंसर कर सकते हो। एक बार हार्डवर्क करना है और उसके बाद आप आंसर कर सकते हो। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, द क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश थियोरी। ठीक है, जो क्लासिकल थियोरी है जो कि इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इन चीजों पर डिपेंडेंट है, मनी के डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंट ये थियोरी है। तो ये थियोरी को हम और किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के मूवमेंट और कैपिटल के डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड भी है, राइट? तो इनडायरेक्टली मैंने आपको आंसर्स दे दिए और ये थियोरी किन चीजों से रिलेटेड है उन्हीं के बेसिस पर इसके नाम है। यहां पर सबसे पहला दिया गया है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी एक्चुअली एक डेवलपमेंट है ऑन द क्लासिकल थियोरी, जिसे हम कीन्स थियोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है, दिस इज नॉट द राइट आंसर। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कैपिटल या मनी के डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंट है, तो दिस थियोरी इज आल्सो कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई थियोरी। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट थियोरी ये भी सही है, ये इंटरेस्ट रेट जो है उससे इन चीजों को लिंक करता है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स में वेरिएशन आते हैं, इंटरेस्ट रेट की जरूरत क्या है, ये सारी चीजें मनी के डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है, कैसे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर सही से कैपिटल थियोरी भी कहा जाता है, बिकॉज कैपिटल या मनी इसके डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है, राइट? तो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट हियर। सो बी हमारा सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर। जैसे आपको पता चला 1 इज नॉट करेक्ट, इवन देन आपका सही जवाब यहाँ पर आ गया, क्योंकि जैसे आपको पता चला कि 1 सही नहीं है, आपने ये तीनों एलिमिनेट कर दिए एंड बी आपका जो है सही जवाब है, राइट? तो एग्जाम में ऐसा होता है कई बार, तो आपको देखना होगा ऑप्शंस को अच्छे से और उसके बेसिस पर आप जो है एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो, इवन तो आपको बाकी के ऑप्शंस क्या है वो नहीं पता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से आपको आंसर करना होता है। नॉट करेक्ट पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कीन्स की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी है उससे क्या चीज रिलेट नहीं कर रही है, इनमें से ये पूछा गया है, इन दिस थियोरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट्स वेरिएशन इज रिगार्डेड एज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमेनन। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है और उसका वेरिएशन जो है और साथ के साथ ये पूरी थियोरी एक मॉनेटरी फिनोमेनन पर बेस्ड है। तो अगर हम कीन्स थियोरी की बात करें, वहां पर 2 एसेट मॉडल की बात की गई है और किस किस तरीके से वेरिएशन आता है इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस के जो कर्व्स हैं वो हम देखते हैं, राइट? तो यहाँ पर कीन्स के द्वारा कहा गया है 2 एसेट मॉडल उनके जो थियोरी में है उसमें कि पीपल के पास जो मनी है वो या तो इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट जो बैंक में है वहां पर मेंटेन कर सकते हैं जहां पर उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, या फिर वो इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं कि उन्होंने वो इन्वेस्ट किए हैं इन बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स एक्चुअली है क्या, आगे के जो एमसीक्यूज है वहां पर हम डिस्कस करेंगे।
यहाँ बॉन्ड्स एक तरीके का गारंटी है जहां पर आप पैसे देते हो और फिर उसके सामने आपको जो है पीरियोडिकली उन पैसों के ऊपर, आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट मिलता है, एंड एट द मैच्योरिटी आपको जो है जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था जितना आपने लगाया था वो भी आपको वापस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट एंड ये चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपको बॉन्ड्स में जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर। इंटरेस्ट इज एक्स्ट्रा मनी, जैसे मंथली आपको जो है पैसे मिल रहे हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट करा, मंथली आपको पैसे मिल रहे हैं वहां से, राइट, वो हुआ। या फिर वो इस तरीके से रख सकते हैं कि अपने पास कैश, आपके पास कैश रखोगे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो ये दो सिनेरियो है यहाँ पर। और ये मनी लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं, पूरी थियोरी उस पे बेस्ड है, इसीलिए इस थियोरी का बेसिस प्योरली मॉनेटरी माना जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो वेरिएशन है और उस वेरिएशन से किस तरीके से लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो लोगों का है वो चेंज होता है कि वो मनी कैश में रखना चाहते हैं या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सारा कुछ टोटली मॉनेटरी फिनोमिनन। मॉनेटरी फिनोमिनन यानी कि मनी से रिलेटेड है, लोग मनी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस ये इस चीज से हमारा रिलेशन है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी से रिलेटेड है ये। पूछा क्या गया है, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये चीज कही गई है इन द क्लासिकल थियोरी, इस एलपी थियोरी में नहीं कहा गया है, तो ये गलत है विथ रिलेशन टू एलपी थियोरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी। नेक्स्ट है, इट वाज मॉडिफाइड, इट वाज डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड बाय मार्शल एंड फिशर। मार्शल एंड फिशर जो है इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने क्लासिकल थियोरी पर जो है उसको प्रोपाउंड किया है। इट इज नॉट लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी, तो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन से स्टेटमेंट्स हो गए, 2 and 3 हमारे नॉट करेक्ट है, सो बी इज द राइट आंसर। अगेन अगर आपको पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे, फर्स्ट सही है तो नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ये सब एलिमिनेट करो एंड द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, तो ये चीज हमें एग्जाम में देखनी होती है। अब देखिए, द डिजायर फॉर लिक्विडिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मोटिव्स। ठीक है, तो ये कीन्स के द्वारा कहा गया उनके लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी में। ओके, तो ये दो थियोरीज हैं एंड देन हमारा जो है ISLM कर्व है। 3 चीजें हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इस चैप्टर में, इन तीनों को अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो फॉरएवर जो है ये चीज आपके दिमाग में रहेंगी, और वही चीज कोशिश हम कर रहे हैं कि लेक्चर्स के थ्रू हम करें और आपको भी इस पर जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो लिक्विडिटी का जो डिजायर है, 3 तरह के मोटिव्स बताए गए हैं बाय कीन्स। वो 3 तरह के मोटिव्स क्या है जिसके वजह से लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसे रहें और वो उन मोटिव्स के लिए उन पैसों को यूज कर पाए। जनरली आप सोचो, आपके पास अगर पैसे हैं तो आप किन किन तरीके से यूज करोगे, आप या तो उन पैसों को ट्रांजैक्शन में यूज करोगे, मॉल गए, शॉपिंग की, राइट, तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसको सेव कर रहे हो एंड स्पेसिफिकली ऐसा सेव कर रहे हो जो कि आप फ्यूचर में यूज कर सको किसी कंटिजेंसी के समय में, कोई भी इश्यू होता है, प्रॉब्लम होती है फैमिली में, तो आप यूज कर सको। तो वो क्या होगा, एक इंश्योरेंस होगा या फिर पेंशन, इस तरीके से जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर उसे सेव कर रहे हो, एक तरीके से वो एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया। इसके साथ आप ये चाहोगे कि अरे ये पैसे जो मेरे पास है, मेरे पास रहेंगे तो वो तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, मैं इसे इन्वेस्ट करूं। ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो, जहां पर 10% आपको लेट्स से इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं पे इन्वेस्ट करने पे, आपको चाहिए कि 12% मिले, तो आप स्पेक्यूलेट करते हो। स्पेक्यूलेट यानी कि मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट कहां से मिलेगा, वो चीज जब आप सोच के अपने पास पैसे रखते हो तो उसे हम स्पेक्यूलेटिव मोटिव कहते हैं। तो इन 3 मोटिव्स के बारे में कहा गया है बाय कीन्स। लिक्विडिटी कोई मोटिव नहीं है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव। जैसे आपको पता चला कि 3 इज नॉट करेक्ट, आप अगेन सही जवाब तक पहुंच जाते हो जो कि सी है। ठीक है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। देन 4th क्वेश्चन आपके सामने, इंटरेस्ट इज वन ऑफ द 4 types of income in an economy which among the following is not being referred here।
ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इनकम जो हम मानते हैं, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम देते हैं, ऐसा टाइप ऑफ इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको मिलता है। ये जो है यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ इनकम की बात की गई है। हम जानते हैं कि 4 हमारे जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्या क्या है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ठीक है, तो ये 4 हमारे टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो इन चारों को ही प्रॉफिट होता है तभी जाकर प्रोडक्शन होता है। तो प्रॉफिट यहाँ पर हम जो है इन चारों को इनकम मिलता है एक तरीके का। तो किस किस तरीके का इनकम मिलता है, जैसे लैंड की अगर हम बात करें तो लैंड के लिए आप रेंट पे करोगे, इजंट इट। अब लेबर को आप वेजेस दोगे। कैपिटल के ऊपर आपने कहीं से पैसे लिए हैं, लोन लिए हैं, तो आप वहां पर क्या करोगे, वहां पर इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जो है एक तरीके का टाइप ऑफ इनकम है। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप, इनको क्या होता है, इनको प्रॉफिट मिलता है, जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके सामने उनको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इनकम, जो कि 4 जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको मिलता है। यहां पर पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है लिस्ट में, तो रेंट तो है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, बट मनी किसी तरीके का इनकम का टाइप हम नहीं मानते। सो डी इज द राइट आंसर। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। 5th क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट द डिमांड फॉर कैपिटल इज क्रिएटेड बिकॉज कैपिटल इज। तो क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट में ये कहा गया है कि जो डिमांड फॉर कैपिटल, यानी कि लेट्स से आपको लोन लेना है, राइट, तो लोन लेने का जो ये काम है वो आप किस लिए करते हो। मोस्टली बिजनेसमैन की अगर हम बात करें तो वो किसी से लोन लेंगे और वो सोचेंगे कि कहीं मैं इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिले। लेट्स से आपने लोन लिया है और उसके पीछे आपका खर्चा 100 रुपीज हो रहा है, सारी चीजें मिला के, जैसे आपने जो लोन लिया है उसका प्रिंसिपल आपको वापस करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है, ये सभी चीजें मिला के 100 रुपीज। तो आप चाहोगे कि इससे ज्यादा मेरा प्रॉफिट हो, 100 रुपीज तो मुझे वापस मिल ही जाए, बट एटलीस्ट 10 रुपीज तो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो। और वो मनी जो आप ले रहे हो, आपको पता है कि उससे आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हो, और उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी ऑफ कैपिटल को हम प्रोडक्टिव कहते हैं। तो कैपिटल इज प्रोडक्टिव ये कहते हैं। एक्चुअली प्रोडक्टिविटी थियोरी है ये, एक प्रोडक्टिविटी थियोरी भी है ऑफ इंटरेस्ट, बट ये जो प्रॉपर्टी है कैपिटल की उससे हम प्रोडक्टिव कहते हैं। तो सिंस कैपिटल इज प्रोडक्टिव हम लोन लेते हैं, ये चीज कही गई है इन द क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बट कीन्स ने कहा है, इसके बाद कीन्स आते हैं और ये कहते हैं कि भाई जब आपको जरूरत है तब भी तो आप लोन, मेनली लोन कब लेते हो, जब आपको जरूरत है। लेट्स से आपको कोई घर खरीदना है तब लेते हो, कार खरीदना है तब लेते हो, उसके सामने आपको प्रॉफिट मिलेगा क्या, वो प्रोडक्टिविटी मिलेगी क्या, आपको वापस से कोई पैसे मिल रहे हैं क्या, नहीं। अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए भी आप कई बार लोन लेते हो, राइट। तो कीन्स कह रहे हैं कि सिर्फ कैपिटल की प्रोडक्टिविटी की वजह से नहीं, और भी बाकी रीजंस के लिए भी हम लोन लेते हैं, बाकी रीजंस के लिए भी कैपिटल की डिमांड क्रिएट होती है, राइट। तो ये चीजें कही गई हैं, बट क्लासिकल थियोरी में कहा गया कि भाई बिकॉज कैपिटल इज प्रोडक्टिव हम लोन लेते हैं, बिकॉज हम कैपिटल को आगे यूज कर सकते हैं हम लोन लेते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी। ठीक है, अवेलेबल एट लो इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट है तो लोन ले लो, ऐसा थोड़े होता है। पीपल हैव अ हाई लेवल ऑफ इनकम, बहुत हाई लेवल ऑफ इनकम है तो लोन क्यों लोगे। नेक्स्ट है लोन्स आर चीप, यानी कि अगेन सेम थिंग, द इंटरेस्ट रेट इज लो और वापस आपको जो है कम करना पड़ रहा है, वैसे जितना लिया उतना तो करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट जो पे कर रहे हो आप वो कम है। तो ये चीज कही जा रही है नो, हमारे क्लासिकल थियोरी में कहा गया है कि प्रोडक्टिव होता है कैपिटल, इस वजह से हम लोन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6, फॉर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो हमारा थियोरी है उसके बारे में बात की जा रही है। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, द सप्लाई ऑफ सेविंग्स डैश विथ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, बट द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इसके वजह से डैश द डिमांड फॉर सेविंग बाय द बोरोवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पढ़ो फिर से। पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, एक लेवल ऑफ इनकम जब होता है एक इकोनॉमी में, द सप्लाई ऑफ सेविंग्स डैश विथ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, लेट्स से आप जो है किसी को लोन देना चाहते हो, 2 लोग हैं, देयर इज पर्सन ए एंड पर्सन बी। ठीक है, तो आप यहाँ पर पर्सन ए आपको जो है 10% इंटरेस्ट दे रहा है,
पर्सन बी आपको 20% इंटरेस्ट दे रहा है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ऐसे में आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे आप किसको देना चाहोगे? ऑब्वियसली जिसने जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है आप उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे देना चाहोगे, इजंट इट? सो एज द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ सेविंग्स क्या आपने सेव किए हैं पैसे और वो आप लोन में देना चाहते हो, तो सप्लाई ऑफ सेविंग जो भी आपकी सेविंग्स है वो आप जब लोन में देना चाहते हो, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है दोगे इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो यहाँ पर सप्लाई एक्चुअली इंक्रीजेस। अब ये सिनेरियो ले लो, आपको अब लोन लेना है, अब आपके सामने है एक पर्सन ए जो कि 10% इंटरेस्ट डिमांड कर रहे हैं, बी जो 20 डिमांड कर रहे हैं, तो किससे लोन लोगे आप? यस, जब इंटरेस्ट रेट जो है कम रहेगा उसी से आप लोन लोगे और आपकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा लोन आप चाहोगे कि मैं ए से ही लूं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे आपकी जो डिमांड है फॉर लोन वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बी से मैं ज्यादा लोन नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है वो। तो यहां पर पूछा गया है डैश द डिमांड फॉर सेविंग एक्चुअली डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहां पर दिख रहा है हमें, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, तो दैट इज ए। डिक्रीजेस इंक्रीजेस ये सही नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। Then savings is considered interest elastic and the rate of interest in savings have a dash relation, ठीक है। सेविंग्स यानी कि यहाँ पर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा सेविंग्स की जो सप्लाई है वो क्या होती जाती है, ये सप्लाई भी बढ़ते जाती है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है मैं लेंड करना चाहूंगा। 10% पहले मिल रहा था तो 100 रुपए मैं जो है दे रहा था, अब 20% मिल रहा है तो 200 रुपए मैं चाहूंगा कि मैं वहां पर जो है लोन्स में दूं। तो दे हैव विच काइंड ऑफ रिलेशन, इसे हम पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं। पॉजिटिव यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, राइट। तो पॉजिटिव रिलेशन, इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज नॉट, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, वो भी सही नहीं है। इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये यहां पर इस तरीके से हम देख सकते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस आर रिलेटेड इन विच मैनर, ठीक है। तो जेएम कीन्स ने 2 एसेट मॉडल में कहा है कि वन ऑफ द एसेट इज बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स होते क्या हैं, ये एक तरीके से लेट से एक पेपर है, आपने जो है पैसे दिए हैं किसी को और सामने आपको एक जो है जब भी आप पैसे देते हो एक रिसिप्ट मिलता है, उसी तरीके का ये एक पेपर है जहां पर लिखा हुआ है, 2 चीजें लिखी हुई हैं। एक ये कि आपको लेट से पीरियोडिकली, क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, जो भी है, मोस्टली मंथली होता है, आपको जितने भी पैसे हैं लेट से 100 रुपीज आपने यहाँ पर बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हैं तो इसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट हर महीने मिलेगा, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि हर महीने कितना मिलेगा, 10 रुपीज मिलेगा। उसके साथ में आपको 1 साल के बाद जो 100 रुपीज आपने पे किए हैं वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो वॉट एवर प्रिंसिपल अमाउंट इसका जो है वो आपको वापस मिल जाएगा, ये भी मिल रहा है आपको, राइट। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर 120 रुपीज 12 महीनों के लिए और 100, तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर जो है इतना पैसा, जो 100 रुपीज इन्वेस्ट करने पे इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, ये होता है बॉन्ड्स। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बॉन्ड्स के ऊपर और यहाँ पर बॉन्ड की जो प्राइस है इसमें वेरिएशन किस तरीके का है, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। लेट्स से आपने 100 रुपीज का ये बॉन्ड खरीदा एंड वो 10% इंटरेस्ट पे आपने खरीदा। अब मार्केट में हो ये रहा है कि बाकी जो बॉन्ड्स हैं, बाकी जो नए बॉन्ड्स आ रहे हैं उनके प्राइसेस, उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत हाई हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो 10% वाला बॉन्ड आपके पास है, मार्केट में लेट्स से 15% इज द लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15% का है। तो आप क्या चाहोगे, अरे यार मैंने तो पैसे यहाँ पर फंसा दिए, अब मुझे 15% वाला बॉन्ड खरीदना है, 10% नहीं खरीदना है। तो आपको ये जो आपका बॉन्ड है वो बेचना पड़ेगा और बॉन्ड्स पे दिक्कत ये होती है कि जो भी इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड होता है, राइट। अब भाई मार्केट में 15% का मिल रहा है और यहाँ पर आप 10% वाला बॉन्ड बेचने जाओगे
तो कोई खरीदेगा नहीं। ऐसे में आपको करना क्या होगा, जो ये बॉन्ड की प्राइस है इसको आपको रिड्यूस कर देना होगा। 100 से आप कहोगे कि भाई ये जो है आपको मैं 50 रुपीज में दे दे रहा हूं, तो यहाँ पर आपको दो तरह के फायदे हो रहे हैं। एक तो आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो आपको 100 रुपीज वापस मिलेंगे। ओके, तो आपने ये बॉन्ड 50 रुपीज में बेच दिया, और इसके ऊपर आपको कितना, जो भी खरीद रहा है उसको क्या होगा, 50 रुपीज उसको यहाँ पर एट द एंड प्रॉफिट हो रहा है बॉन्ड के ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू पर भी। तो इसे हम जो है यील्ड कहते हैं। ये बॉन्ड से जो यील्ड हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि 50 रुपीज है। तो आपको जो बॉन्ड का प्राइस है वो तो कम करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे क्या हो रहा है, बॉन्ड के प्राइसेस जो है वो कम होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं। राइट, तो आई होप ये चीज क्लियर है। अब लेट्स से इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गया, यहाँ पर 10% से आपका जो है 8% हो गया इंटरेस्ट रेट मार्केट में जो है। अब आपके पास तो 10% वाला है, आप क्या करोगे, भाई मेरे पास 100 रुपीज का लेट्स से आपको बेचना है उसको, और आप कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हो। राइट, तो ऐसे में आप ये करोगे कि आप इसको बेचोगे, लेकिन जो बॉन्ड की प्राइस है वो आप बढ़ा दोगे, क्योंकि आपके मार्केट में क्या रेट है, 8% दे रहे हैं, आपके पास 10% वाला है, तो लोग आपका वाला जो बॉन्ड है वो खरीदना चाहेंगे, तो आप प्राइस बढ़ा दोगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कम होने पे क्या होगा, बॉन्ड प्राइस एक्चुअली इंक्रीजेस, सो दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप। सो ए इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज क्लियर है। 9th क्वेश्चन देखिए, द बुक द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज रिटन बाय। तो ये थियोरी से लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी के बारे में कहा जा रहा है, इस बुक के थ्रू उसकी बात की गई है। तो यस, दिस इज बाय जेएम कीन्स, और ये तीनों जो नाम है वो क्लासिकल थियोरी से रिलेटेड हैं। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। 10th देखिए, जेएम कीन्स हैज प्रपोज्ड टू एसेट इकोनॉमी मॉडल टू डिस्क्राइब हिज थियोरी ऑफ इंटरेस्ट। हम ये डिस्कस कर चुके हैं। टू एसेट मॉडल में यहाँ पे पूछा गया है जो टू एसेट्स हैं वो एक्चुअली क्या है। एक एसेट है मनी, जहां पर आप जो है या तो कैश के रूप में या तो करंट अकाउंट जो है बैंक में वो मेंटेन कर रहे हो, जहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। दूसरा है आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। राइट, अभी अभी हमने डिस्कस किया बॉन्ड्स होते क्या हैं, किस तरीके से इंटरेस्ट मिलता है, वेरिएशन कैसे होता है। तो ये दो तरह की चीजों के बारे में बात की गई है। यहाँ पर करंट अकाउंट इन बैंक भी है। ठीक है, तो इनके बारे में बात की गई है इन द टू एसेट मॉडल। वन फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस। तो यहाँ पे पूछा गया कौन से दो एसेट्स हैं। मनी इन्वेस्टेड इन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इसकी तो कोई बात ही नहीं की गई है। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है इन द थियोरी। मनी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, जी हाँ। मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, हाँ अभी हमने देखा। मनी इन द फॉर्म ऑफ करंट डिपॉजिट्स इन द बैंक, करंट अकाउंट जो होता है वो। राइट, तो 2, 3 and 4 आर करेक्ट हियर, एंड सो बी इज द राइट आंसर। सेम थिंग अगेन, वन करेक्ट नहीं आपको पता चल गया, ये ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, बी पर आप पहुंच जाओगे। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में कहा क्या जा रहा है, हायर द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन अ टू एसेट इकोनॉमी, मोर इज द मनी पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। ठीक है, नेशनल इनकम जब ज्यादा होता है इसका मतलब क्या है, बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, ज्यादा लोग को एम्प्लॉय कर रहे हैं, ज्यादा वो मशीनरी खरीद रहे हैं। नेशनल इनकम तभी ना बढ़ता है, ग्रोथ तभी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि ज्यादा पैसा आप अपने पास रखना चाहोगे फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव यानी कि ज्यादा से ज्यादा मनी आप करेंसी के फॉर्म में अपने पास रखना चाहोगे, करंट अकाउंट के फॉर्म में बैंक में रखना चाहोगे, ताकि आप आराम से उसे यूज कर सको। ओके, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि नेशनल इनकम हाई है। यानी कि नेशनल इनकम हाई होने का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो यूज करना चाहोगे ताकि आपका बिजनेस बढ़े, ताकि आपकी ग्रोथ हो, इकोनॉमी की ग्रोथ हो। यहाँ पे दिया हुआ है कि मोर मनी पीपल विल इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, तो ये चीज सही नहीं है। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कह सकते हैं बढ़ता है, तब हम ज्यादा से ज्यादा जो है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। हायर इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, द लोअर द डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है, नॉमिनल जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कहा गया है, जो बॉन्ड्स की है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ गई है। द लोअर द डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है, अब आप गए, आपको इन्वेस्ट करना है पैसे मार्केट में, आप देख रहे हो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट मार्केट में 15% आपको मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, बिना सोचे समझे फटाक उसको जो है इन्वेस्ट कर दोगे, इजंट इट। तो आपको 15% वाला बॉन्ड मिल गया, जो भी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो ये तो फिक्स्ड है आपके लिए, और आगे जाकर आपको उतने परसेंटेज पैसा मिलेंगे।
तो आप स्पेक्यूलेटिव मोटिव यानी कि मुझे यार किसमें इन्वेस्ट करूं ऐसे करके आपके पास पैसे रखोगे, उसको हम स्पेक्यूलेटिव मोटिव कहते हैं। जरूरत नहीं है। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, ऐसे में एकदम से इन्वेस्ट कर दोगे, राइट। तो लोअर द डिमांड फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव, जी हाँ ये सही है, ठीक है। आप पैसे अपने पास स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए नहीं रखोगे, आप इन्वेस्ट कर दोगे सीधा, तो ये चीज सही है। एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होल्डर्स ऑफ मनी कैन अर्न मोर इनकम बाय होल्डिंग बॉन्ड्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो आपको ज्यादा जो है इनकम कैसे मिलेगी, अपने पास पैसे रख के या फिर इन्वेस्ट करके। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिल रहा है भाई, इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये चीज भी सही है। 2 and 3 बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, आई होप ये चीजें क्लियर है। थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है, अगर आपके कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज सकते हो, या फिर एट द एंड आपको जो है फोन नंबर दिखाया जाएगा उस पर भी आप कॉल कर सकते हो। इट इज दिस 8146207241, या फिर आप मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in विद रिस्पेक्ट टू योर डाउट्स। 12th क्वेश्चन देखिए, बिजनेसमैन मेंटेन कैश ऑन हैंड टू वेदर बैड टाइम्स और बेनिफिट फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। तो ये बैड टाइम्स के समय यूज कर सके, या फिर कोविड के समय कई सारे ऐसे बिजनेसेस थे जिनको बहुत प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे समय को उन्होंने यूटिलाइज किया अच्छे से, राइट। तो ऐसे समय में ऐसे समय के लिए बिजनेसमैन पैसे बचा के रखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डैश काइंड ऑफ मोटिव, ठीक है। उसे हम एक्चुअली प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं, ठीक है। स्पेक्युलेटिव नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रिकॉशनरी यानी कि कोई बुरा समय आएगा तो हम उसे यूज करेंगे, या फिर जब फ्यूचर में ऐसा कोई मौका मिलेगा तो हम उसे यूज करेंगे ताकि प्रॉफिट हमारे ज्यादा हो सके, दैट इज प्रिकॉशनरी। 13 क्वेश्चन देखिए, कीन्स एक्सप्लेन्ड इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्योरली, ठीक है। इंटरेस्ट को उन्होंने प्योरली किन टर्म्स में एक्सप्लेन किया, रियल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, मॉनेटरी फोर्सेस या सोशल फोर्सेस। तो हमें पता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बाकी ऑप्शन है, यहाँ पर उन्होंने मनी के टर्म्स में सारी चीजें कही हैं, तो मॉनेटरी फोर्सेस विल बी द राइट आंसर। ऐसे आपको रिलेट भी करना होता है, तो सी इज द राइट आंसर हियर। 14 क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड ये है कि आप अपने पास कैश में पैसे रख रहे हो, करेंसी के फॉर्म में, करंट अकाउंट में पैसे रख रहे हो। तो 2 एसेट मॉडल में पहला जो मॉडल है जहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, वो हम कह रहे हैं मनी डिमांड। दूसरा क्या है, बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ कहा गया है, ये ग्राफ दिया गया है, एंड देन क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड, द मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा वो पूछा जा रहा है। अब ये ग्राफ में क्या चीजें दिखाई गई हैं, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो ग्राफ में 2 तरह की चीजें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से मनी की जो डिमांड है वो वेरी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, क्वांटिटी ऑफ मनी जो आप डिमांड कर रहे हो वो कैसे कैसे वेरी होता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बहुत ज्यादा हाई है, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे में आप क्या लोन लेके बिजनेस करना चाहोगे, तो क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड बहुत लो होता है। यहाँ पर ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से बहुत लो है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है खाली, जो है लोन लोगे तो आप इतना ही आपको लौटाना पड़ेगा। तो फटाफट से आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसे आप डिमांड करोगे। तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हम कुछ इस तरीके का कर्व देख रहे हैं। वही चीज दिखाया गया है यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में जितना क्वांटिटी आप डिमांड करते हो मनी का, लोन्स का, वो डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम है। ओके, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर जो मनी सप्लाई है वो लेट्स से आरबीआई के द्वारा फिक्स की जाती है। इकोनॉमी में 200 करोड़ का लेट्स से मनी सप्लाई है, वो फिक्स कर दिया गया कि इतना जो है मनी सप्लाई हमने किया। कैसे फिक्स होता है, जो मनी प्रिंट की जाती है बता आरबीआई वो फिक्स रहती है। तो ये यहाँ पर जब फिक्स कर दिया गया है, ऐसे में मार्केट इक्विलिब्रियम पे कब रहेगा, जब मनी जो सप्लाई किया गया है एंड जो डिमांडेड है, सप्लाई एंड डिमांड जब मिलते हैं तब उसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं दैट इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि 5% से थोड़ा हाई, 7% के आसपास। बट यहाँ पर नंबर्स आपको दिए गए हैं, ये जो है नीचे वाला 8 है, ये 10 है, ये 12 है, यानी कि 10 पे ये दोनों मिल रहे हैं। ओके, बोथ आर कोइंसाइडिंग एट 10। और इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मनी की जो सप्लाई है एंड डिमांड है वो दोनों कोइंसाइड करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। वो कहाँ पे दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ग्राफ देख इस तरीके से। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सी इज द राइट आंसर।
अब देखते हैं 15 क्वेश्चन। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन अ टू एसेट इकोनॉमी मॉडल रिजल्ट्स इन विच अमंग द फॉलोइंग कंसिडरिंग अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अगर अगेन सेम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई है, और ऐसे में हम क्या कहेंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज होने पर क्या चीजें चेंज होती हैं वो पूछा गया है। ठीक है, तो लेट्स से ये मनी सप्लाई है जो आरबीआई ने फिक्स किया है। अब ये जब इंक्रीज होगा, ऐसे में क्या होगा, क्वांटिटी जो मनी की है वो इंक्रीज होगा, तो इस तरीके से ये कर्व शिफ्ट होगा। ये 200 करोड़ है तो लेट्स से ये 400 करोड़ जो है मनी सप्लाई है जो नोट प्रिंट हुए हैं। ओके, ऐसे में क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनिशियली था R1 और ये जो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कुछ वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू लेट्स से 5% है तो ये क्या होगा, ये सम 7% होगा। ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, जो इनिशियली रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बाद में है उससे ज्यादा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली रिड्यूस हो जाता है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइंस, बस ये चीज देखते हैं हम। कर्व में कोई शिफ्ट ऊपर नीचे जो है वो हम नहीं देखते। तो यहाँ पे कहा गया कि ऐसे जब इंक्रीज किया जाता है मनी सप्लाई तो क्या होता है, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड। जी हाँ, मनी डिमांडेड में हम कह सकते हैं कि इंक्रीज है, क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पर है तो मनी डिमांडेड कितना, 400 करोड़ सप्लाई हो रहा है तो उतना डिमांड है। अगेन शिफ्ट द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व टू द राइट, ये कर्व जो है राइट में चले जाता है। नहीं, हम नहीं देख रहे, कर्व कहीं नहीं जा रहा है, तो ये चीज सही नहीं है। जैसे ही 2 आपने जो है एलिमिनेट किया, ये दोनों हो गए एलिमिनेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली डिक्लाइन होता है। ज्यादा पैसे मार्केट में अवेलेबल है तो लेने के लिए लोग ज्यादा हो, उसके लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना ही पड़ेगा, राइट। 5% पे शायद लोग ना ले तो आपको 3% करना पड़ेगा। तो यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली डिक्लाइन। सो 1 and 3 इज करेक्ट एंड सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, सेम ग्राफ इसी तरीके से दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन हो जाता है। अब 16th में एज पर द एलपी थियोरी विच इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट, a shift in the money demand curve depends on which among the following। तो ये जो मनी डिमांड कर्व है इसमें जब शिफ्ट होगा, मनी डिमांड यहाँ पर है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें शिफ्ट किस वजह से होता है, यानी कि या तो ये ऐसे चले जाए, ये शिफ्ट होता है, या तो ये नीचे आ जाए। तो ये शिफ्ट कैसे होगा, किसकी वजह से होगा, लेवल ऑफ इनकम। तो पूरी इकोनॉमी में अगर लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो ये जो है शिफ्ट हो जाता है टू द अपवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स। ठीक है, तो ये शिफ्ट होता है लेवल ऑफ इनकम अगर इकोनॉमी में बढ़ेगा। तो लेवल ऑफ इनकम बढ़ने का मतलब क्या है, ज्यादा मनी अवेलेबल है तो ज्यादा मनी डिमांड किया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहां पर जो है थोड़ा बढ़ेगा, तो इस वजह से हम लेवल ऑफ इनकम चेंज होने पे शिफ्ट होता है पूरी तरीके से। एक्सपेक्टेशंस अबाउट चेंजेस इन बॉन्ड प्राइसेस, जी हाँ, बॉन्ड प्राइसेस चेंज होंगे, आगे जाकर बहुत बढ़ जाएंगे, ऐसा अगर आपको लगता है तो आपके पास मनी जो है वो आप रखोगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी कि उसको आप जो है इन्वेस्ट कर सको, ऐसे फॉर्म में रखोगे। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चेंज इन मनी सप्लाई, तो अभी हमने देखा पिछले स्लाइड में कि मनी सप्लाई जब हम चेंज कर रहे हैं ऐसे में कर्व तो शिफ्ट नहीं हो रहा है, राइट। सो दिस इज नॉट करेक्ट। 1 and 2 सही है, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 17th एज पर द एलपी कर्व ऑफ एलपी थियोरी ऑफ इंटरेस्ट, जो कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट है। एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम रिजल्ट्स इन, जब लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता है ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये चीज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ ये है एंड मनी डिमांड यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अब लेवल ऑफ इनकम अगर इंक्रीज होगा तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेट्स से ये मनी सप्लाई का कर्व है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, यहाँ R1 है। अब जब लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है तो लोग जो हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, और कर्व शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो ये चीज होती है, लेवल ऑफ इनकम बढ़ने मतलब सारा का सारा डिमांड, सारा कुछ जो है वो सब कुछ बढ़ गया, इसी वजह से पूरा कर्व ही शिफ्ट होता है। तो इंक्रीज इन मनी सप्लाइड, मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मनी सप्लाई तो वहीं पर है, कर्व ये इधर जो है नहीं आ रहा है, ये सही नहीं है। डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। डाउनवर्ड शिफ्ट इन एलपी कर्व, एलपी कर्व ऊपर शिफ्ट होता है, अपवर्ड होता है, नॉट डाउनवर्ड। इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जी हाँ ये सही है। ठीक है, तो ये कर्व्स में वेरिएशंस कैसे आ रहे हो बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना इनको बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड सो डी इज द राइट आंसर। अब 18 देखिए, लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है इस चैप्टर में ISLM कर्व वाला, उसमें से LM जो लिखा हुआ होता है,
ISLM कर्व में जो LM है वो क्या चीज है, LM यहाँ पर क्या है, IS क्या है वो पूछा जा रहा है। तो LM स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है। तो ISLM कर्व एक्चुअली इंटीग्रेट करता है क्लासिकल थियोरी एंड कीन्स थियोरी को। तो क्लासिकल थियोरी में हमें यहाँ पर बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट सेविंग्स जो हैं, इससे जो कर्व आता है उसे हम जो हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई का कर्व है इसके साथ इंटीग्रेट जब करते हैं तो हमें ISLM कर्व देखने को मिलता है, और उसके बेसिस पर कई सारी चीजें और कही जा सकती हैं। तो यहाँ पर LM एक्चुअली है क्या, इट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, इट इज नॉट लिक्विडिटी मॉडल, लिक्विडिटी मनी मॉडल नहीं है, लिक्विडिटी एंड मनी नहीं है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, तो ये आपका ISLM कर्व है, जहां पर ये IS कर्व आप देख रहे हो, LM कर्व इस तरीके से है, ठीक है। तो इसके बारे में और भी आगे के जो सेशन है वहां पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर IS जो दिया हुआ है वो क्या है, LM लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई किसमें डिस्कस किया जाता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में। IS क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। तो इन्वेस्टमेंट सेविंग कौन सा थियोरी है वो आपको देखना होगा, वहां से डिराइव हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है IS कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट सेविंग क्लासिकल थियोरी में हम बात करते हैं उसके बारे में, डिमांड सप्लाई ऑफ कैपिटल की जो बात करते हैं। तो क्लासिकल थियोरी इज द राइट आंसर। ये चीजें नहीं, ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये LM कर्व के पीछे है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। ए इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। अब ये जानने के बाद ये बहुत इजी होगा आपके लिए, इसको आपको आंसर करना है, दिस इज योर होमवर्क। यहाँ आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि LM कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, LM कर्व, ठीक है, वो किस थियोरी से डिराइव्ड है। ये क्लासिकल थियोरी है, केनीशियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप इस क्वेश्चन को आप आंसर करोगे, और इसके साथ में आपके कोई भी क्वेरीज है आप हमें पूछ सकते हो 8146207241 पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। आपके जो भी क्वेरीज है प्रिपरेशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट, एग्जाम आने ही वाला है, एंड अच्छे से आप प्रिपेयर करना, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना, इन सेशंस को जो है देखते जाना, सारी चीजें डिस्कस की गई हैं यहाँ पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।